हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में जो है फोर्जिंग से संबंधित लघु उत्तरीय वाले प्रश्न जो है 60 आंसर टाइप क्वेश्चन के विषय में जानकारी दूंगा। देखिए पहला दिया हुआ है, हैमर एक स्ट्राइकिंग टूल है। हैमर एक स्ट्राइकिंग टूल है जिसका प्रयोग फोर्जिंग यानी फोर्जिंग करते समय गर्म जाप पर चोट लगाने के लिए किया जाता है। इसके उन पार्ट्स के नाम बताएं जिन्हें हार्ड व टेम्पर किया जाता है। तो स्ट्राइकिंग टूल का जो है कौन सा पार्ट जो है हार्ड और टेम्पर किया जाता है? फेस और पेन। फेस और पेन वाले हिस्से को जो है हार्ड और टेम्पर किया जाता है। देखिए फिर से क्या है, हैमर एक स्ट्राइकिंग टूल है जिसका प्रयोग फोर्जिंग करते समय गर्म जाप पर चोट लगाने के लिए किया जाता है। इसके उन पार्ट्स के नाम बताए जिन्हें हार्ड व टेम्पर किया जाता है। फेस व पेन वाले भाग को जो है पार्ट को हार्ड किया जाता है, हार्ड व टेम्पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फोर्जिंग के दौरान क्या होगा यदि फोर्जिंग तापमान बहुत अधिक हो या बहुत कम हो? फोर्जिंग के दौरान अगर बहुत अधिक फोर्जिंग तापमान बहुत अधिक होगा तो क्या होगा? धातु अपनी स्ट्रेंथ खो देती है। फोर्जिंग के दौरान यदि फोर्जिंग तापमान बहुत अधिक होगा तो धातु अपनी स्ट्रेंथ खो देती है। अगला है, फोर्जिंग के दौरान यदि फोर्जिंग तापमान बहुत कम होगा तो क्या होगा? क्रैक्स विकसित हो सकते हैं। फोर्जिंग के दौरान अगर फोर्जिंग तापमान जो है बहुत अधिक होगा तो धातु अपनी स्ट्रेंथ खो देती है, और यदि फोर्जिंग तापमान बहुत कम होगा तो क्रैक्स विकसित हो सकते हैं। अगला है, फोर्ज एक पार्ट हुड है। इसका क्या कार्य है? धुएं और चिंगारियों को कंट्रोल करना। फोर्ज एक पार्ट हुड है। फोर्ज क्या है? एक पार्ट हुड है। इसका कार्य है धुएं और चिंगारियों को कंट्रोल करना। अगला है, ड्राइंग आउट। ड्राइंग आउट और जंपिंग के बीच मुख्य अंतर क्या है? ड्राइंग आउट और जंपिंग में डिफरेंस क्या है? ड्राइंग आउट जो है, ड्राइंग आउट में वर्क पीस का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम किया जाता है। ड्राइंग आउट में वर्क पीस का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है कम किया जाता है और लंबाई बढ़ाई जाती है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? कम किया जाता है और इसकी लंबाई बढ़ाई जाती है। परंतु जंपिंग में वर्क पीस की लंबाई को क्या किया जाता है? कम किया जाता है। वर्क पीस की लंबाई को कम किया जाता है। फिर से देखिए, ड्राइंग आउट में वर्क पीस का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है कम किया जाता है और लंबाई बढ़ाई जाती है, परंतु जंपिंग में वर्क पीस की लंबाई को कम किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कास्ट आयरन को फोर्ज नहीं किया जा सकता है। इसका क्या कारण है? कारण बताएं। कास्ट आयरन को फोर्ज नहीं किया जा सकता क्योंकि यदि इसे गर्म करके पीटा जाएगा तो यह टूट सकता है। कास्ट आयरन को फोर्ज नहीं किया जा सकता क्योंकि यदि इसे गर्म करके पीटा जाएगा तो यह टूट सकता है। अगला है, तापमान बढ़ाने से स्टील की प्लास्टिसिटी बढ़ती है। तापमान बढ़ाने से स्टील की प्लास्टिसिटी बढ़ती है, यह सही है या गलत? तो तापमान बढ़ाने से स्टील की प्लास्टिसिटी बढ़ती है, यह सही है। तापमान बढ़ाने से स्टील की प्लास्टिसिटी बढ़ती है, यह सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्मिथों को की फोर्ज को हवा सप्लाई करने वाले साधन का नाम बताएं। स्मिथों की फोर्ज को हवा सप्लाई करने वाले साधन का नाम है हैंड ब्लोअर। स्मिथों की फोर्ज को हवा सप्लाई करने वाले साधन का नाम हैंड ब्लोअर है। अगला है, एनविल कटर का दूसरा नाम जो है हार्डी है, यह सही है गलत? एनविल कटर का दूसरा नाम हार्डी है, यह सही है। एनविल कटर का दूसरा नाम हार्डी है, यह सही है। अगला है, फोर्जिंग करते समय मशरूम हेड वाले टूल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फोर्जिंग करते समय मशरूम हेड वाले टूल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यह सही है या गलत है?
तो फोर्जिंग करते समय मशरूम हेड वाले टूल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यह सही होगा। फोर्जिंग करते समय मशरूम हेड वाले जो टूल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यह सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, टूल स्टील के जाब को गर्म करने के लिए अधिक उपयुक्त सॉलिड फ्यूल का नाम बताइए। तो अधिक उपयुक्त सॉलिड फ्यूल कौन सा है? कच्चा कोयला। टूल स्टील के जाब को गर्म करने के लिए अधिक उपयुक्त सॉलिड फ्यूल जो है उसका नाम है कच्चा कोयला। फिर से देखिए, टूल स्टील के जाब को गर्म करने के लिए अधिक उपयुक्त सॉलिड फ्यूल है, उसका नाम कच्चा कोयला है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, केवल 1.7% तक कार्बन की मात्रा वाली स्टील फोर्जिंग के योग्य होती है, यह सही है या गलत? तो केवल 1.7% तक कार्बन की मात्रा वाली स्टील फोर्जिंग के योग्य होती है, यह सही है। फिर से देखिए, केवल 1.7% तक कार्बन की मात्रा वाली स्टील फोर्जिंग के योग्य होती है, यह सही है। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए फोर्जिंग टूल्स के नाम और उनके प्रयोग बताने हैं। इनका नाम और प्रयोग बताना है। पहला टूल देखिए, ये क्या है? स्प्रिंकलर है। ये क्या करता है? ताप को स्थानीय करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पहले टूल का जो चित्र दर्शाया गया है इसका नाम है स्प्रिंकलर। यह जो है ताप को स्थानीय करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है शावल। इस चित्र का नाम जो है शावल है। हर्थ को साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर से देखिए, फोर्जिंग टूल्स के नाम बताने हैं, चित्र में दर्शाया गया है और इनके प्रयोग बताने हैं। पहला फिगर जो दिया हुआ है इसका नाम स्प्रिंकलर है। यह ताप को स्थानीय करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा शावल है, हर्थ को साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग आउट कई इंटरमीडिएट स्टेपों में की जाती है। इससे सम्मिलित 4 स्टेप बताने हैं। पहला है स्टॉक की सेटिंग, नेकिंग, फुलरिंग और फिनिशिंग। फिर से देखिए, ड्राइंग आउट कई इंटरमीडिएट स्टेपों में की जाती है। इसमें सम्मिलित 4 स्टेप हैं, स्टॉक की सेटिंग, नेकिंग, फुलरिंग और फिनिशिंग। अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग आउट में आने वाले 3 प्रकार के दोषों के नाम बताएं। ड्राइंग आउट में आने वाले 3 प्रकार के दोषों के नाम हैं सैग, लैप्स और अच्छी क्रैक्स और फोल्ड्स। देखिए, ड्राइंग आउट में आने वाले 3 प्रकार के दोषों के नाम हैं। पहला है सैग, दूसरा है लैप्स, तीसरा है अच्छी क्रैक्स और फोल्ड्स। अगला क्वेश्चन है, 3 प्रकार की अपसेटिंग के नाम बताने हैं। एंड अपसेटिंग, सेंटर अपसेटिंग और जंपिंग। 3 प्रकार के अपसेटिंग के नाम हैं। पहला है एंड अपसेटिंग, दूसरा है सेंटर अपसेटिंग, तीसरा है जंपिंग। अगला क्वेश्चन है, फोर्जिंग के दौरान स्टॉक की बकलिंग के 3 मुख्य कारण बताएं। अपसेटिंग के दौरान स्टॉक की बकलिंग के 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है स्टॉक की लंबाई उसके व्यास का 2 से 2.5 गुना अधिक है। स्टॉक की लंबाई उसके व्यास का 2 से 2.5 गुना अधिक है। दूसरा है अपसेटिंग के दौरान स्टॉक को उसके अक्ष के साथ गोलाई में घुमाया नहीं गया है। दूसरा है अपसेटिंग के दौरान स्टॉक को उसके अक्ष के साथ गोलाई में घुमाया नहीं गया है। तीसरा है स्टॉक को उसके संपूर्ण क्रॉस सेक्शन तक अपर्याप्त गर्म किया गया है। फिर से देखिए, अपसेटिंग के दौरान स्टॉक की बकलिंग के 3 मुख्य कारण हैं। पहला है स्टॉक की लंबाई उसके व्यास का 2 से 2.5 गुना अधिक है। दूसरा है अपसेटिंग के दौरान स्टॉक को उसके अक्ष के साथ गोलाई में घुमाया नहीं गया है। तीसरा है स्टॉक को उसके संपूर्ण क्रॉस सेक्शन
तक अपर्याप्त गर्म किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अपसेट करने वाले कार में आने वाले फोर्स दोष का कारण बताएं। अपसेट करने वाले कार में आने वाले फोर्स दोष का कारण बताएं। वो कारण है जब वर्कपीस को सीधा किया जाता है। देखिए, अपसेट करने वाले कार में आने वाले फोर्स दोष का कारण है जब वर्कपीस को सीधा किया जाता है। अगला है, फोर्जिंग कार में निम्नलिखित में प्रयोग बताएं। पहला है पंच और ड्रिफ्ट। फोर्जिंग कार में जो पंच और ड्रिफ्ट का प्रयोग होता है, इनके वर्क बताने हैं। पंच का वर्क क्या होता है फोर्जिंग कार में? पंच का प्रयोग किसी भी आकार के सुराख को बनाने के लिए किया जाता है। फिर से देखिए, पंच का प्रयोग फोर्जिंग कार में किस लिए होता है? पंच का प्रयोग किसी भी आकार के सुराख को बनाने के लिए किया जाता है। अगला है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का प्रयोग फोर्जिंग कार में किस लिए किया जाता है? ड्रिफ्ट का प्रयोग पहले से पंच किए हुए सुराख को बड़ा करने के लिए किया जाता है। देखिए, ड्रिफ्ट का प्रयोग पहले से पंच किए हुए सुराख को बड़ा करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फोर्जिंग करते समय यदि वर्कपीस को एनविल पर पूर्णतया फ्लैट नहीं रखा जाता है तो क्या होगा? वर्कपीस और हैमर की स्प्रिंगिंग हो सकती है। देखिए, फोर्जिंग करते समय यदि वर्कपीस को एनविल पर पूर्णतया फ्लैट नहीं रखा जाता है तो वर्कपीस और हैमर की स्प्रिंगिंग हो सकती है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में जो है फोर्जिंग से संबंधित अन्य जानकारी देंगे। सो थैंक यू, नमस्कार।